नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन है 15वां। हमारे चारों ओर की वायु अपने इसका एक पाठ कर चुकी हैं। इसमें अपने क्या पढ़ा कि जो हमारे चारों ओर हर समय हर जगह वायु उपस्थित है और उसकी उपस्थिति अनिवार्य भी है। इसके बाद अपने पढ़ रहे थे कि जो ऊंचाई पर जैसे जैसे जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन या वायु की जो उपस्थिति है वो कम होती जा रही है। और तीसरी बात अपने पढ़ रहे थे कि इनके वायु है वो अनेक गैसों का मिश्रण है। उस अपने दो चीज़ें पढ़ी थी, जल वाष्प और ऑक्सीजन। अब अपने पढ़ना है नाइट्रोजन। तो हमारे जो चारों ओर वायु उपस्थित है इसमें जो सर्वाधिक किसी गैस का प्रतिशत है तो वह क्या है, नाइट्रोजन ही है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है। तो देखो क्या दे रखा है नाइट्रोजन में कि मोमबत्ती के बुझने के बाद भी आपने जो पहले क्रियाकलाप किया था ऑक्सीजन की भी उपस्थिति में ही जो अपने वो जलने में सहायक है वायु का जो घटक वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो उसी में ये कह रहा है कि मोमबत्ती के बुझने के बाद क्या आपने यह देखा कि वायु का एक बड़ा जो भाग है वह अब भी गिलास में शेष रह जाता है। तो यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं है। तो वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ वह क्या है, नाइट्रोजन कहलाता है। कि जो जलने में सहायक है वह तो क्या कहलाता है, ऑक्सीजन। और जो उसको जलने नहीं दे रहा तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है इसलिए वो नहीं जला, तो जो उसको जलने नहीं दे रहा वह क्या है, नाइट्रोजन। तो एक वायु में सबसे ज़्यादा जो किसी गैस का प्रतिशत है तो वह नाइट्रोजन है। तो ये इसीलिए कहा है इसने कि वायु का एक बड़ा भाग, वायु का एक बड़ा भाग, तो वह बड़ा भाग क्या है, नाइट्रोजन है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत में जो पाया जाता है वही नाइट्रोजन है। इसके बाद देखो कार्बन डाइऑक्साइड। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा है, कोई कमरा बंद है और उसमें कोई पदार्थ जल रहा है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। तो यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्रित होने के कारण होती है। कि कमरा बंद है, उसमें कोई गैस जल रही है, उससे कौन सी गैस निकल रही है, जो कुछ जल रहा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, उसी के कारण घुटन महसूस होती है। तो हमारे चारों ओर की वायु में एक छोटा अवयव है कार्बन डाइऑक्साइड। यह सलाह दी जाती है कि जो फसलों के अवशेष हैं, सूखी पत्तियां हैं, उनको जलाना नहीं चाहिए। उनको जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो उसका जो प्रतिशत है फिर वो बढ़ेगा, तो उससे गर्मी भी बढ़ती है। तो इसीलिए कहते हैं उनको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे फिर वायु क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। जो गैसों का प्रतिशत है सही मात्रा में उनमें ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए वायु क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। इसके बाद देखो धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी फिर उत्पन्न होता है। तो धुएं में भी कुछ गैसें होती है, सूक्ष्म धूल के कण होते हैं, वह भी हानिकारक होते हैं। तो इस कारण ही जो कारखाने हैं इनमें लंबी चिमनियाँ अपने को देखते हैं, तो ये चिमनियाँ क्या करती है, जो हानिकारक गैसें हैं, धुआं है, वह हमारे मतलब जिस परत में हम रह रहे हैं, जिससे हमें अपने श्वसन की क्रिया संपन्न करते हैं उसके आसपास नहीं, काफ़ी दूरी तक वो जाकर उन गैसों को, उन धुओं को, हानिकारक है उनको दूर आकाश में छोड़े। तो इसीलिए लंबी चिमनियाँ लगाई जाती है कारखानों में। तो वायु में जो धूल के कण है वह भी सदैव उपस्थित रहते हैं। वायु में धूल के कण भी है वो सदैव उपस्थित रहते हैं। क्रियाकलाप दे रखा है इसके लिए कि आप चाहे तो विद्यालय चाहे घर में जो भी धूप जिस कमरे में आती है उस कमरे को आप देखो, उसकी जो सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो और पर्दे आदि आप डालकर कमरे में क्या करो, पूरा अंधेरा कर दो। तो जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर से दरवाजे या खिड़की को आप बिल्कुल थोड़ा सा खोलो, तो आप सूर्य के प्रकाश की जो पतली सी झिरी के द्वारा कमरे के अंदर आता है तो उसके अंदर सूर्य की किरणें आपको दिखती है। तो उसके सूर्य की उन किरणों के बीच आपको जो धूल के कण है ना वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस प्रकार धूल के कणों की उपस्थिति इस प्रकार आप देख सकते हो। भीड़ भरे चौराहे में पुलिसकर्मी द्वारा मुखौटा पहनकर ज्यादा नियंत्रण करता है, तो ये धुएं के कारण, धूएं के उन हानिकारक गैसों के कारण वह ऐसा करता है।
आप क्या देखते हो, सूर्य की किरणों में भी छोटे छोटे चमकीले से आपको जो कण हैं दिखाई देते हैं, जो इधर उधर गति कर रहे हैं। तो वह किसके कण हैं? धूल के कण हैं। अत्यधिक सर्दियों में पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश की किरण पुंज को देखते हो तो उसमें भी आपको धूल के कण इधर उधर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। ये क्या दर्शाते हैं कि वायु में जो धूल के कण हैं वह उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय व स्थान के साथ बदलते रहते हैं। भी किसी समय क्या काम पर कैसे छोटे मोटे उनकी जो गति की दिशा है, हर जगह एक ही प्रकार के तो नहीं होते ना, सभी जगह क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें हैं, जलवाष्प है, धूल के कण हैं, ये सब हैं, विद्यमान है। तो वायु में जो मुख्यतः है वो क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसें हैं। कि सबसे ज़्यादा मात्रा में 78 जो प्रतिशत है वो तो क्या है? नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। अब देख लो बाकी जो गैसें हैं उनका प्रतिशत कितना रह गया? बहुत कम मात्रा में रह गया। अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। तो हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर 99%, ये देखो 78 और 21 दोनों मिलकर कितना बन गया? 99। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का जो प्रतिशत है वही कितना है? 99। और शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड भी है और जो अन्य गैसें हैं, जलवाष्प है, धूल है, धुआं है, वो बाकी सारे इस 1% में है। बाकी सारी है वो इसी 1% में है। इसके बाद देखो अगला टॉपिक क्या दे रखा है? पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है? पानी और मिट्टी में जो रहते हैं, पानी में जो जीव रहते हैं उनको ऑक्सीजन उन्हीं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने की उनमें क्षमता होती है, अपने अंदर नहीं है। अपने पानी को अंदर जाते हैं, तैरते हैं तो ज़्यादा टाइम पानी के नीचे नहीं रह सकते, क्योंकि अपने उस पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन जो पानी के अंदर जीव रहते हैं उनके अंदर यह क्षमता होती है कि वह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही श्वसन के लिए ग्रहण कर लेते हैं। इसी तरह मिट्टी में रहने वाले जीव होते हैं तो वह उन्हीं को ही ग्रहण कर लेते हैं। देखो आपको क्रियाकलाप दे रखा है। किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लो और इसको धीरे धीरे गर्म करो और पानी के उबलने से पहले ही सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को आप देखो। आपको छोटे छोटे से बुलबुले इसमें चिपके हुए दिखाई देते हैं। तो ये बुलबुले क्या हैं? पानी में घुली हुई वायु के कारण होते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई जो वायु है वो बुलबुलों के रूप में बाहर आती है, और आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाती है और अंततः उबलने लगता है। तो हमने जीव है जो पानी में रहते हैं वो श्वसन के लिए क्या करते हैं? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वे क्या करते हैं? मतलब जो चीज़ जिस जगह रहती है उसी जगह के अनुरूप उसका जो शरीर है, उसकी शरीर की जो संरचना है वो उसी जगह के अनुरूप बनी होती है। आप अपने रिश्तेदारों में, इधर उधर घरों में आप देखते हो कि किसी को तो पंखे में नींद आ जाती है, किसी को पंखा बंद करके भी तो नींद आ जाती है। तो यही आप अंतर समझ सकते हो पानी में, मिट्टी में और अपने जो धरातल पर रहते हैं, तीनों में अंतर। तो उन सभी की जो संरचना है शरीर की उसी के अकॉर्डिंग बनी होती है कि पानी में रहने वाले पानी के अंदर के ऑक्सीजन को घुली हुई को ग्रहण कर लेते हैं, अपनी हवा से ग्रहण करते हैं। तो मिट्टी में रहने वाले जो जीव है उनके सभी की जो संरचना है वो अलग अलग प्रकार की बनी होती है, तो वो भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। चाहे तो वो मिट्टी के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उनकी जड़ों से ग्रहण करे, चाहे वो थोड़ा ऊपर आके वायु से ही ग्रहण करे। तो हर जगह जो उनके छिद्र हैं, उनके जो रंध्र हैं, उन्हीं के द्वारा
ऑक्सीजन को ग्रहण करने की उनमें जो क्षमता है पाई जाती है। हर जीव अलग अलग प्रकार से श्वसन की क्रिया संपन्न करता है। कोई त्वचा के द्वारा करता है, कोई नासा छिद्रों के द्वारा करता है, तो कोई किस प्रकार श्वसन की क्रिया संपन्न करता है, अपने ये पहले वाले पाठों में पढ़ चुकी हैं। इसके बाद देखो कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। तो इसके लिए देखो अध्याय 7 में प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जिस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन समय बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जब पौधे अपना भोजन समय बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो इसके साथ ही जो ऑक्सीजन है वह उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वो बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यह वास्तविकता है कि जो जंतु है पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है। तो जंतु है वो पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधे व जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पौधे व जंतु एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है, एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। और क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? जो पवन चक्की है, इससे ये भी वायु की सहायता से ही चलती है। तो वायु के अन्य भी उपयोग हैं। जो वायु है वो पवन चक्की को घुमाती है और उसी से ट्यूबवेल से पानी निकालने की प्रक्रिया या आटा चक्की चलाने की प्रक्रिया, पैराशूट, हवाई जहाज, मतलब पक्षी, चमगादड़, जो कीड़े हैं वो वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ सकते हैं। तो बहुत सारे इनके उपयोग हैं। जो इनके मतलब पौधों के बीज हैं, फूलों के जो परागकण हैं वो भी इधर उधर एक दूसरे जगह में गति करते हैं। तो किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में। जल चक्र में भी तो वायु की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वायु की अन्य कार्यों में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस प्रकार यह चैप्टर था हमारा, हमारी चारों ओर की वायु, उनके घटक, उनकी क्या क्या उपस्थितियां हैं, वायु के बिना क्या हमारा जीवन संभव है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपने इस चैप्टर में पढ़ा। आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। धन्यवाद।